आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डूबती इकनॉमी और उसको रिवाइव करने की कोशिश में लगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से साजिद तरार साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद जैसे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रहा है। इन लोगों ने इसी सिलसिले में रिसेंटली इंडिया विज़िट किया था। मैं आपको इन लोगों के स्टेटमेंट्स भी सुनवाऊँगा थोड़ी देर में, खुद इनकी जुबानी। तो ये हुए वैनगार्ड्स यानी पीपल इन द फोर फ्रंट। सेकेंड लाइन में कमर चीमा, आरजू काज़मी, फ़कर यूसुफ जई, आलिया शाह लगे हुए हैं एम्पलीफाई करने में। और तीसरा लेवल संभाला है ये सड़क चाप, आई मीन सड़क पर पाकिस्तान की हाईली एजुकेटेड और सेक्युलर हम्बल आवाम की स्क्रिप्टेड ओपिनियन लेते हुए सोहेल चौधरी, नाइला पाकिस्तानी, साना अमजद टाइप्स। दिल दिल पाकिस्तान। तो मामला ये है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच 2019 से किसी भी तरह का ट्रेड नहीं हो रहा है। पाकिस्तान वेजिटेबल्स से लेकर मेडिसिन तक भारत पर हेवीली डिपेंडेंट है, और अब ये सब कुछ दुबई या कहीं और से पाकिस्तान में आता है। माल अभी भी भारत का ही है, पर इनको बहुत बहुत महंगा पड़ रहा है। उस वक्त हम कहते नहीं नहीं, इमरान खान साहब कहते जी कश्मीर की वजह से तो हम कुछ नहीं, हम तो मेडिसिन भी नहीं लेंगे। कुछ क्या हुआ उस चीज़ का नुकसान? $2-3 अरब की अगर पाकिस्तान के साथ बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें ज़रूर फर्क पड़ रहा है। हमें ज़रूर इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि हम पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंडिया से हमें कम दाम पे मिला करती थी, अच्छी क्वालिटी की, कम पैसों में। हमें फ्रूट्स आते थे हमारे पास, वेजिटेबल्स हर किस्म की आती थी, हमारे पास गोश्त आता था वहाँ से, मेडिसिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास उनकी आती थी, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, और काफ़ी कम पैसों में। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने बॉटम पर है। इनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसीलिए ये आईएमएफ और जगह जगह जाकर लोन मांग रहे हैं, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। ये डेस्परेट हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार, जो कि ब्रसल्स बेल्जियम से न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पार्टिसिपेट करके आए थे, उन्होंने लंदन में 23 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड टाइज को रिस्टोर करने को सीरियसली कंसीडर करेगा, जो कि अगस्त 2019 से सस्पेंडेड है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इंपोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं? इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान को रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस। लाजमी बात है कि सरदार साहब ने अपनी तरफ से तो ये बात की नहीं होगी, ना ये वो कर सकते हैं। वो कोई डॉक्टर जयशंकर तो है नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं यार मुझे आर्मी चीफ से पूछा या नहीं पूछा। लेकिन फिर भी अगर पूछ के भी किया है तो मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। अगर मतलब एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने कहा है कि हाँ ठीक है, वी शुड मूव अहेड, तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट की मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। डार साहब की जुबान तो क्या चीज़ है। जैसा कि फ़कर यूसुफ जई ने बोला कि डार साहब पूछ के बोल रहे हो आर्मी चीफ से और एस्टेब्लिशमेंट से, और डार साहब कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। तो ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स दिन रात लाहौर, इस्लामाबाद में, यानी पाकिस्तानी पावर सेंटर्स में एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे बैठकर कुछ भी बोल रहे हैं इंडिया के फेवर में, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, मुल्ला मौलवीज़ के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, आईएसआई आर्मी के अगेंस्ट, वो कैसे पॉसिबल है? जब फॉरेन मिनिस्टर जैसे की औकात नहीं है बिना पूछे कुछ बोलने की, प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, जजेस की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के आगे, तो इनको कैसे इतनी आज़ादी मिल गई? आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे। ये जो मुल्क के साथ इमरान को ये गिरफ्तार करके इमरान खान को गाड़ी ले गई है जी, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या है? तो ये है डीप स्टेट,
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डीप स्टेट, ये वर्ड डीप स्टेट देश के अंदर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के एक नेटवर्क को रेफ़र करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो इसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बिहाइंड द सीन्स एंड आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ पावर काम करते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट है, ये प्राइमरीली एसोसिएटेड है मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज से, particularly ISI, along with certain parts of the civilian bureaucracy and judiciary. ये एक नेक्सस है जो कि पाकिस्तान के पॉलिसी डिसीजंस, पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, और वो भी बिना किसी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी के। यस, नो अकाउंटेबिलिटी टू द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये पाकिस्तान की सरकार ऐसे कैसे अलाउ कर सकती है, जो पाकिस्तान की सरकार इंडिया को, इंडिया के नाम पर जरा सा अगर नाम अच्छा ले लिया जाए तो उनकी आंखों में खून होता है, और अगर ज़्यादा तारीफें सुन ले तो कानों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। आप समझ लो कि जिसको जितनी औकात मिल रही है, जिसकी जितने सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर बेस है, उसी हिसाब से उसको परमिट होता है कि क्या आप बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो। सीधी सी बात है। तो ये मैंने एक बेसिक पैरामीटर के थ्रू आपको समझा दिया कि आप किसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या है क्या नहीं है। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली बोल दूँ तो एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होता है जो इनको हेल्प आउट कर रहा होता है, और वो आसपास के थाने चौकी और जो उलमा होते हैं उनको एडवांस में बता रख चुका होता है कि इसको कुछ हाथ मत लगाना, ये हमारा काम कर रही है। ठीक है, ऑलराइट, वापस मुद्दे पर आते हैं। अब भारत की पोजीशन ये है कि जितने डॉलर्स पाकिस्तान मांगता फिर रहा है, या जिस वैल्यू का ट्रेड पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली होता था, उतने बिलियन डॉलर्स तो भारत किसी भी फ्रेंडली कंट्री को हेल्प में दे देता है। इंडिया कितने 2 अरब डॉलर का उनका बिजनेस होता होगा, माल उनका आता होगा, 3 अरब डॉलर का आता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकते कम हो, लेकिन वो 2-3 अरब डॉलर तो वैसे ही वो कभी भूटान को दे देते हैं कि यार इतने पैसे आपको चाहिए, चलो ये ले लो, कभी श्रीलंका को दे देते हैं, कभी जो है वो बांग्लादेश को दे देते हैं, कभी वो मॉरिशस को दे देते हैं, मालदीव्स को सॉरी दे देते हैं, कभी और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को, यार आपको पैसों की जरूरत है, आपका मतलब इकोनॉमी कमजोर है तो ये ले लो, काम करो, कोई प्रोजेक्ट लगा के दे देते हैं आपको। तो वो तो उनके लिए जिसे कहते हैं ना, सेम लाइक अ पीनट। 2-3 अरब डॉलर की अगर पाकिस्तान के साथ बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जरूर फर्क पड़ रहा है। बताओ, पाकिस्तान 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स की भीख मांगता फिर रहा है, और भारत इतना तो अपने दोस्तों को हेल्प कर देता है। ओके, अब आप कहोगे कि इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ से आ गए और कॉन्स्पिरेसी क्या है भाई ये? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, दिल पाकिस्तान सुनते रहिए। डार साहब, आपकी रिक्वेस्ट तो वाजिब है कि मरता क्या ना करता, भारत से ही ट्रेड की भीख मांगता, लेकिन इसमें एक समस्या है। ऐसे तो होगा नहीं कि डार साहब ने कह दिया और हमारे माननीय मोदी जी ने मान लिया। ऊपर से भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑनरेबल जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट ए सिचुएशन वेयर टेररिज्म हैपन्स बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे। सो डार साहब, गॉन आर द डेज इंडिया वुड बी ईगर फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान, नोइंग यू वेरी वेल। और आपके पास बदले में देने के लिए है क्या जज्बे वाले पाकिस्तानियों? धोखा, टेरर अटैक्स, प्रॉब्लम्स ऑन द बॉर्डर। ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है पाकिस्तानियों के साथ में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की यही इमेज है। पाकिस्तान में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो सारा अब सिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते निकल गया या निकलता जा रहा है। सीपेक की कहानी भी ख़राब ही है, जिसको लेकर ये बहुत चौड़े होते थे। ग्वादर में अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ, जिसमें चाइनीज़ मारे गए, और बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एजिटेशंस हो रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं, इंटरनेशनल मीडिया में क्लियरली दिखाए जा रहे हैं। सीपैक का तो फिलहाल भट्टा बैठा हुआ है। ये बात पाकिस्तानियों को और इनके एस्टेब्लिशमेंट को अच्छे तरीके से मालूम है। पाकिस्तान की इमेज इतनी ख़राब है वर्ल्ड वाइड कि अगर वो कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं और कुछ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहते हैं किसी भी देश के साथ में,
या आईएमएफ से और लोन चाहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अपनी इमेज सुधारनी होगी। और वो कैसे सुधरेगी? तो इसकी शुरुआत के लिए भारत सबसे आसान है, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, मतलब वो टास्क जो सबसे आसान हो। तो इनको भारत के साथ रिलेशन सुधारने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और इनको लगता है कि ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड टाइज रिस्टोर होंगे, एक तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से जूझते पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये बात साजिद तरार ने कमर चीमा को बोली थी, मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। दूसरा, वो IMF और बाकी जगह ढिंढोरा पीट देंगे कि हम अच्छे हैं, देखो हम तो अपने जानी दुश्मन भारत के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत नहीं मानेगा, क्योंकि भारत सरकार यानी कि रूलिंग पार्टी NDA में बहुत ही स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी वाले अब हमसे ट्रेड करना चाहते हैं। जिस दिन पेट भरेगा ये फिर से टेररिस्ट को ट्रेन करेंगे और फंड करेंगे इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है और कभी भी इनके साथ ट्रेड करने के लिए नहीं मानेगी। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए भारतीय बिजनेस कम्युनिटी और आम लोगों को कन्विंस करना होगा कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं और सारी गड़बड़ जो है एस्टेब्लिशमेंट करता है। भारत में ये प्रोपेगेंडा भी मचाओ कि इंडियंस भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब टेरर बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे कहकर ये होने नहीं देंगे। मैं चाहता था कि ये ज़रा डार साहब वाली स्टोरी पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करते, क्योंकि आज सारा पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखा रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं और मैं देख रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है जी कि सारा कराची का बिजनेसमैन चाहता है। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूँ वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा, और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैकस्टैब्ड मी, यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। मैं रोड पे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ तो ये कैसा दुश्मन है, एजुकेशन भी हमें दे रहा है, हमारा ट्रीटमेंट भी कर रहा है, इसके अलावा मेडिसिन भी, मेरी खबर के मुताबिक आप भी शायद जानते होंगे कि दुबई के थ्रू पाकिस्तान में इंडिया की मेडिसिन आ रही है, तो ये दुश्मन तो हमें फायदा बहुत दे रहा है। एक और बात सुने, मुझे यहाँ पे मिले बड़े बड़े यू नो इनके बिलियंस में है जो मुझे आके मिलके मेरी तकरीरें सुन रहे हैं। ये बिल्कुल वो मुझे हाँ, वो कहते हैं कि सर हमारे पास इतने जॉब हैं और हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करें, उनको आउटसोर्स किया जाए, लेकिन हम तो कर नहीं सकते जब तक आपकी हुकूमत इसकी इजाज़त ना दे। तो पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी हज़ारों लाखों में, यहाँ के लोग देने को तैयार हैं। वो कहते हैं ये हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, तो हम
अपने हमसाय मुल्क के साथ क्यों ना करे। सर अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस में कर सकता है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो? वो तो मुझे खुद कह रहे हैं कि मियाँ तुम्हारे लिए हम तैयार हैं, अपनी हुकूमत को अक्ल दिलाओ। हम नहीं चाहते पाकिस्तान किसी नुकसान में हो, हम नहीं चाहते पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं कि वो इस बुरी हालत में हो। ऑनेस्टली मुझे बार बार लोगों ने हर जगह कहा है कि हमें दुख होता है देख के जो वहाँ हो रहा है, लेकिन आपकी अगर हुकूमत अपनी लालच में पाकिस्तानियों को इस मौके से दूर रख रही है तो ये कंस्पिरेसी इंडिया की हमारे खिलाफ नहीं है, हमारी अपनी रूलिंग क्लास की हमारे लोगों के खिलाफ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्लियरली ये कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। जैसा कि आपने सुना, कमर चीमा ने साजिद तरार साहब से पूछा कि डार साहब की स्टोरी पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आज सारा पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखा रहा है, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि सारा कराची के बिजनेसमैन चाहता है। तो तरार साहब ने सवाल के रिस्पॉन्स में क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडियंस भी चाहते हैं और ये सबसे पहले शुरू होगा बॉर्डर एरिया से, और मैं वापस जाऊंगा इसके लिए फिर से इंडिया। अच्छा साहब, आपको बड़ा कंफर्म्ड है कि ये शुरू होगा और पहले बॉर्डर एरिया से शुरू होगा? हाँ जी दोस्तों, समझे? ये आए नहीं थे, इसी काम के लिए भेजे गए थे। और देखो कैसे ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को भी लगे हाँ यार ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है, पैसे कमाते हैं, बाकी के इशूज़ तो गवर्नमेंट निपटती रहेगी। वेरी वेल डन तरार साहब। ये जो इंडिया की प्रेज और पाकिस्तानियों को भारत से क्या सीखना चाहिए का डिस्कशन आप चीमा, आरजू और बाकी के पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हो, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है। और दोस्तों, इन यूट्यूबर्स की इंडिया में रीच बड़ी है, जो इन साजिद तरार साहब टाइप्स के लोगों की नहीं है। ये बड़े इन्फ्लुएंसर हैं लेकिन फिर भी नहीं है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स का मतलब इनकी एक तो इमेज अच्छी है, ऐसा माना जाता है, ओके, क्योंकि ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो प्राइमरली अमेरिकन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट पे भी इनका बड़ा फोकस है। तो इस तरीके की चीज़ ये इनके बारे में मानी जाती है। तो अब आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का गेम समझ रहे हो ना, आप सब लोग देख रहे हो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का यूज़। अब देखते हैं ये भले मानुस डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो पिछले साल 2023 में स्वीडन से भेजे गए थे। एक तो इन्होंने इनसे क्या होता है कि रहा नहीं जाता। साजिद तरार इज़ अ लिटिल स्मार्टर। ये जो है इश्तियाक साहब की ना अंदर की जो जलन और कड़वाहट है ना वो निकल ही आती है। ये पिछली बार भी अंट शंट बोल गए थे, ये थोड़ा सा ही बोलते हैं, धीरे से सरकाते हैं। इज़ अ स्मार्ट गाय इन दिस मैनर कि इनको सरकाना आता है। ये आरएसएस और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी कर ही देते हैं। ये अभी सोहेल चौधरी के साथ वाले डिस्कशन में भी आपने, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो वहाँ भी ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए ये सारे एजेंडे वाले लोग हैं, ओके। तो खैर इस बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो आते हैं वापस, देखते हैं क्या ज्ञान पेल रहे थे ये सोहेल चौधरी के वीडियो में, उसके डिस्कशन के साथ में। तो आप ये देखो कि ये भले मानुस डॉक्टर इश्तियाक साहब की स्ट्रेटजी भी वही है जो तरार साहब वाली है। ये भी पाए जाते हैं वो सारे डिजिटल इन्वेडर्स पाकिस्तानी एजेंट्स के चैनल्स पर, क्योंकि उनकी रीच बड़ी है ना इंडिया में डिजिटल इन्वेजन की, इनकी नहीं है उतनी। तो वो सेकंड लाइन जो है ना वो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए है, क्योंकि इनकी बात लोगों को ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। तरार हो गए या ये इश्तियाक हो गए, इनकी बात थोड़ी ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। अगर आपको कभी सही मायने में धुलाई देखनी हो ना, कि जो सही तरीके से धुलाई करता है, तो वो बैरिस्टर हामिद, वो चीमा जैसों की बहुत सही धुलाई करते हैं, वो कनाडा में बैठे हुए। वो ये इस टाइप के मेरे को लगता है, प्लीज़ बाकी के
जो लोग इन लोगों को देख के ज़्यादा समझते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की रीडिंग्स में मेरे से बेटर है, वो बता सकते हैं कि बैरिस्टर साहब कैसे हैं। मेरे को लगता है कि वो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके बेवकूफ़ नहीं बना रहे इंडियंस को, जैसे साजिद तरार साहब और ये डॉक्टर इश्तियाक टाइप्स के लोग जो है ना, जिस टाइप की ये लैंग्वेज यूज़ करके इंडियंस को बेवकूफ़ बना के नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो बैरिस्टर साहब उनमें से हैं जो एक करारा झापड़ मारते हैं। तो ही इज़ प्रॉबेबली ओके, आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी वो इनको आईना दिखाते हैं सही मायने में, एजेंडे से नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इन्होंने क्या बोला भैया, चलो देखते हैं सोहेल चौधरी को। इन्होंने बोला जी कि जो है इंडियंस भी चाहते हैं कि हम जो है हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों को जॉब दें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमसे पाकिस्तानियों का ये दुख देखा नहीं जाता। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कैसे इंडियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं। कि मतलब गेम समझ लो, है ना। तो ये आप देखो कि सोहेब चौधरी को क्यों यूज़ किया गया, या इस तरीके के बाकी के जहाँ पे इश्तियाक साहब पाए जाते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सोहेब चौधरी के सब्सक्राइबर्स हैं करीब 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख। तो रीच देख रहे हो आप कितनी बड़ी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स कौन है, इंडियंस हैं। तो इस तरीके से घुसड़ रहे हैं। ये बात करते हैं इश्तियाक साहब, वहाँ पे उस इंटरव्यू को अगर आप देखोगे, सो कॉल्ड इंटरव्यू को, स्क्रिप्टेड है सारा गेम। तो ये डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अजीम प्रेम जी की बात में कर रहे हैं, मतलब एक चिकनी चुपड़ी बात करके एक बात कर रहे हैं अपना, है ना, एक प्रीफेस सेट कर रहे हैं, उसके बाद में ऑथर है ना, और फिर धीरे से अपना जो है एजेंडा सरका जाते हैं कि भैया देखो बहुत सारे इंडियंस तो चाहते हैं, ठीक है, और ये है फलाना ठिकाना। तो अब सारा गेम वही हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं होने दे रहे और मोदी जी नहीं होने दे रहे, इंडियंस तो चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी तो चाहती है, और पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी चाहती है, और देखो हमारे तो डार साहब ने भी बोल दिया है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो रही है। तो आप ये देखो कि जो वैनगार्ड्स हैं, फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, साजिद तरार, इश्तियाक अहमद, इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है ये जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है, क्योंकि इनकी रीच इंडिया में डिजिटल इन्वेजन की ज़्यादा है, तो ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट किया जाए, इसलिए इनको उन डिस्कशंस पे लाया जाता है इनके साथ में। ओके, अच्छा, अब आप ये देखो कि 2019-20 से पहले ये चीमे कारजू आरजू काजमी है, यूपी की बेटी, ये मोदी जी के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट क्या बोला करते थे, वो ज़रा आपने मेरे एक वीडियो में देख ही लिया होगा। मैंने आपको आरजू काजमी के ट्वीट्स भी दिखाए हुए हैं, और वो पाकिस्तान टीवी पे क्या बोलती थी, इसने अभिनंदन के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन हमारे, उनके लिए क्या बोला था इसने। तो ये सडनली कैसे बन गए ऐसे भारत प्रेमी। ओके, तो ये और 2019 के बाद ही क्यों बने, तो इसका गेम यही है कि अब पाकिस्तानियों ने चौड़े होके डिक्लेयर तो कर दिया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर से 370 हटा दिया भारत ने, तो इनके साथ कोई ट्रेड होगा नहीं। बहुत ही जल्दी समझ में आ गई औकात, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि इंडिया से जो भी सामान आता था, मेडिसिन आता था, वो अब दुबई से, सिंगापुर से, कहीं से आता है, तो वही सामान है, माल तो हमारा ही है, पैसे 3-3 गुने 4-4 गुने दे रहे हैं, पैसे हैं नहीं जेब के अंदर। रोटी और आटे के लिए आपने देखा ही है वहाँ पे कैसे आपस में मारपीट होती है। इन यूट्यूबर्स के आप ज़रा व्यूज़ देने बंद कर दीजिए, ये आरजू काजमी वगैरह भी ये आटे की लाइन में लगी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है, इन लोगों के पास में कोई काम नहीं है। ये चीमा फिर भी कहीं पे शायद कोई प्रोफेसर है, ये आरजू काजमी का तो कोई काम भी नहीं मेरे ख्याल से। तो आज का तमाशा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि डॉट्स कनेक्ट करने में मैंने ठीक से काम किया है, तो मुझे ज़रा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो और एनालिसिस पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।